से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस जो है आप लोग के कांस्टेबल का एग्ज़ाम लास्ट जो है दिन 10 जून को बचा हुआ है, ठीक है? तो 10 जून के जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक देख लेना क्योंकि जिस तरीके से अब तक जो है आपके एग्ज़ाम हुआ है, कल 8 और आज 9 जो है जून का पेपर जो है समाप्त हो चुका है और दोनों ही शिफ्टों को मैंने देखा दोनों ही दिन के दोनों ही शिफ्टों को मैंने देखते हुए ये क्लास रखा हुआ है। जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं और चारों में जिस लेवल से और जिस तरीके का प्रश्न पूछा गया है बिल्कुल पैटर्न सेम था और सेम ही पैटर्न आपको कल भी देखने को मिलने वाला है। अब से कुछ ही घंटों बाद अब जो है आप एग्ज़ाम हॉल में हाज़िर होंगे, तो यहाँ से प्रश्न आपको सीधा जो है एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं वो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करना। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि शाम में ये क्लासेस बिल्कुल हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों के लिए जैसे ही आपका एग्ज़ाम समाप्त होगा। तो एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद हम हाज़िर हैं। तो जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हर एक प्रश्न आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले 1 से 2 बार आप देख लो। अपने सनसनी नज़रों से भी आप देख लेते हो एक बार भी तो आपके सामने जब ये प्रश्न आएँगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका पेपर कल के किसी भी शिफ्ट में होने जा रहा है तो ठीक है। चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या है। आप फटाफट से बताते चलोगे। देखिए यूपी जो है जीके से रिलेटेड आपके हर एक दिन प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? हर एक शिफ्ट में पूछा गया है यूपी जीके से रिलेटेड। तो हमने कुछ यूपी जीके से भी रिलेटेड प्रश्न रखा है जो अब तक नहीं पूछा गया है, जो बहुत-बहुत चांसेज़ है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे कल। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ललितपुर या किस अन्य जो है स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोग को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ललितपुर या किस अन्य जो है स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? क्वेश्चन आपके सामने है पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पे अ, भारतीय संविधान से। देखिए भारतीय संविधान से रिलेटेड हर एक दिन प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है? कि भारतीय संविधान को किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के जो है बीच शक्तियों को विभाजन का जो है उल्लेख किया गया। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार लगा लो, ये प्रश्न कल आपको देखने को मिलने वाला है एग्जाम हॉल में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के जो है विभाजन का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 7वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने तीसरा। तीसरे नंबर प्रश्न में लिखा गया प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी जिसे बौद्ध धर्म का जो है मुख्य आधार माना जाता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम तीसरे पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई थी जिसे बौद्ध धर्म का जो है मुख्य आधार माना जाता है? क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं पाली भाषा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है या पार करती है? क्वेश्चन नंबर 4।
चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। कह रहा है कौन सी नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है या पार करती है। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, माही नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, माही नदी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। रक्त का थक्का जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। बताएंगे सभी लोग 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। आप देखो एग्जाम हॉल में जा रहे हो, आप कोशिश करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सके आप खुद से यहाँ पे सॉल्व करो, बिल्कुल ही आप एग्जाम हॉल में बेहतर करके आओगे। ठीक है, तो विटामिन के जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्नलिखित में से किस कारीगरी या उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैं एक बात और बता दूं कि देखिए, कल आपका एग्जाम है तो कल हम सुबह के 4 AM आपको सुबह के 4 AM पर ही स्पेशल एक क्लास आएगा रामबाण प्रश्नों के साथ। सुबह के 4 AM पे हम आपके साथ जुड़ेंगे इसी चैनल पे रीजनिंग सीखो। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगी। तो मैं कहूँगा कि आप उस क्लास को जरूर जो है देख कर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसीलिए सुबह के 4 AM पे हम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर एक सीट पक्का करने चाहते हैं तो उस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद है ये पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है विश्व भर में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। मानव अधिकार एवं आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय जो है मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए इन टॉपिकों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, हर एक टॉपिक के प्रश्न करा देंगे जहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 1993 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी 1993। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर बताइएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, फटाफट से बताइएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विश्व बैंक का जो है मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है 10वें नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपसे प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो है किस जिला में पड़ता है राष्ट्रीय दुधवा उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी जिला में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। स्टार कर लो, ये गेस किया हुआ चुना गया प्रश्न है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इन प्रश्नों को एक बार भी देख लोगे तो एग्जाम हॉल में आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, यही फायदा होगा इस क्लास का। और सुबह के 4 AM पे तो आप जुड़ ही जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण दोनों की श्रेणी में आता है। ऐसा कौन सा है वर्ण जो कि घोष और महाप्राण दोनों की श्रेणी में आता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी के प्रश्न में हम लोग आए हैं
और हिंदी के प्रश्नों के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं घ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। 11वें के जो राइट उत्तर है घ जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है तत्सम तद्भव से रिलेटेड कि दिए गए शब्दों में कपूर शब्द का सही तत्सम क्या होगा। दिए गए शब्दों में कपूर का जो है सही तत्सम रूप क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कपूर का सही तत्सम रूप जो है यहाँ पे कर्पूर होता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है लोकोक्तियां और मुहावरे से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऊंट के मुंह में जीरा, इस प्रसिद्ध जो है लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। देखिए उतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं और कुछ प्रश्न हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, पर सभी के सभी प्रश्न नहीं। पर जो आपको आता है अगर आप वहाँ पे गलती नहीं करते हो, जैसे नॉर्मल प्रश्न है और आप वहाँ पे गलती करोगे तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ठीक है, अगर लड़ाई में आप हो, अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो जो आपको नॉर्मल प्रश्न है उसमें एक भी गलत नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये गलती होंगे तो समझ लीजिए ये तो सभी के सही होंगे और आपके गलत हो जाएंगे तो आप तो बिल्कुल एग्जाम से कटअप से बाहर हो जाओगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि बहुत अधिक आवश्यकता वाले को जो है बहुत कम देना, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे अंत में पढ़िएगा, आपसे पूछा गया है नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत किया है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत किया है तो आप बिल्कुल हमारे से अ, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे क्लास को लाइक करके ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सुबह के 4 AM पे जब आपका एग्ज़ाम कल होने जा रहा है तो हम सुबह के 4 AM पे आपसे जुड़ेंगे, उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। किसी भी एंगल से उस क्लास को छोड़िएगा मत, सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो हमसे पूछा गया बादल का पर्यायवाची नहीं है तो वारिद जो है बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, वारिद किसका होता है, पानी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जिसके पास कुछ भी न हो, इस वाक्य के लिए एक शुद्ध और उपयुक्त शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हमसे पूछा गया है जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि जो है पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से विभक्ति किस कारक का उदाहरण है जहां अलगाव का जो है भाव पैदा हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है पेड़ से पत्ता गिरा, तो देखिए पेड़ और पत्ते एक साथ थे, अलग हो रहे हैं, तो अलगाव की स्थिति में आपको हमेशा याद रखना है अपदान कारक, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बेहतर से बेहतर जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है और उसकी सॉल्यूशन भी, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में अपने आप इस किस प्रकार का जो है सर्वनाम है, हमें सर्वनाम बताना है, वो भी किसका, अपने आप। अपने आप किस सर्वनाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर बता रहे हैं निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है राधा बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में बहुत शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है कि राधा बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में बहुत जो है
शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, प्रविशेषण है, ऑप्शन नंबर बी प्रविशेषण आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है विलोम शब्द से रिलेटेड हमें है, जंगम शब्द का सही और सटीक विलोम क्या होगा? जंगम शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द क्या होने वाला है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जंगम, तो जंगम का जो है आपको याद रखना है स्थावर होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जंगम का स्थावर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि सदैव बहुवचन में हम यूज करते हैं प्राण को, हमेशा प्राण जो है बहुवचन में यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, देखिएगा अब जो है सरलीकरण, यहाँ से जो है मैथ के प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है, दिए गए व्यंजक का जो है मान हमें याद करना है, ठीक है, इसका जो है वैल्यू हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, जो भी क्लास को देख रहे हैं सॉल्व करिए। मैंने बोर्डमास के नियम आपको बेहतर तरीके से पढ़ा रखा है, जो हमसे पहले से जुड़े हैं वो तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं देख लीजिए, कभी भी गलती नहीं करोगे। 9 में से 6 घटाओगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग छोटा क्वेश्चन हल करते हैं, तो हो जाएगा 3 प्लस लिखा है और यहाँ पे भाग लिखा है 12/4। तो देखिए यहाँ पे भाग करोगे 4 से 12 में, तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के सॉल्व करने पर हमें मिला 3 और 3 6, फिर माइनस यहाँ से आओगे तो हो जाएगा 16, 16 में से 6 जाएगा 10, फिर उसके बाद यहाँ से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम भाग देंगे, तो 54 में 3 से भाग दे देंगे, यहाँ पे तो गुणा है, इसको गुणा रखोगे और भाग दोगे, 54 18 3 54, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 × 10, 18 दहा के 180, बिल्कुल आसान था। अगर आपको तरीका पता है बोर्डमॉस के तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक है। देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल पूर्णांकों की जो आ, कुल पूर्णांक कितने थे, परीक्षा कितने नंबरों का हो रहा था, यही हम लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने आ चुका है, गणित का ये दूसरा प्रश्न है, 22वें नंबर प्रश्न पे है, बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो इस प्रश्न को, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा आप। कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए 36% हमें नंबर चाहिए, ठीक है, 36% चाहिए, पर हुआ क्या है कि 24% ही हमारा नंबर आया, अर्थात हम क्या हो गए हैं, फेल। फेल हुए हैं पर कितने नंबरों से हुए हैं, 9 नंबर से। हम देख रहे हैं कि हमें पास होने के लिए मान के चलो कि 36 नंबर लाना था, हमने लाया 24 नंबर, हम कितने से फेल हुए हैं, 36 नंबर पासिंग है और हम लाए हैं 24, अर्थात हमें तो 12 नंबरों से फेल हो गए, हम तो 12 नंबरों से फेल हुए नहीं, ये कह रहा है कि भाई साहब आप 9 नंबरों से फेल हुए हैं, अर्थात 12% का वैल्यू 9 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 12% का वैल्यू कितना दिया गया है, 9, तो 1% का अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/12। अब इसके आगे कह रहा है कि जो है परीक्षा में कुल पूर्णांकों की संख्या, तो परीक्षा टोटल कितने अंकों का हुआ था, 100% का होगा, परीक्षा टोटल 100% में होता है, हमेशा ही कोई भी पेपर 100% में होता है, या कोई भी सामान 100% में ही होता है, 100 से अधिक नहीं होता है। तो 3 के पहाड़े में 3 बार में, 3 के पहाड़े में 4 बार में, 4 के पहाड़े में 25 चौके 100, तो 25 तिया 75 अंक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है कि एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे इसे 980 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, देखिएगा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, जो क्लास को देख रहे हैं आप अपने मन से इन प्रश्नों को कोशिश करो कि सॉल्व खुद से करो, ठीक है।
जो भी आपको लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करो। जैसे मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया तो मैंने देखा कि 10% का लाभ हुआ है, अर्थात हम पहले पता करेंगे कि 990 में तो बेचा गया, 10% का क्या हुआ है लाभ। तो हम कितने में खरीदे होंगे 100 में, और बेच दिए होंगे कितने में 110 में, तभी तो लाभ हमें 10% का हुआ है। अब क्रय मूल्य निकालना है तो हमेशा 100 ऊपर रखते हैं। 11 के पहाड़े में 11 नवा 99, 9 से गुणा करेंगे 100 में, हम खरीद के लाए हैं 900 में। हमें पता चल गया कि हम खरीदे हैं 900 में, और कह रहा है अगर बेच देंगे 890 रुपया में, तो बताओ हमें लाभ होगा कि हानि। हम खरीदे हैं कोई सामान 900 में और बेचेंगे 890 रुपया में, तो हमें तो भाई सब हानि होगा। कितने का यहाँ से हानि होगा? 10 का। कितने पे? तो हम क्रय मूल्य पे हानि होगा 900 पे, ठीक है। और गुणे परसेंट निकलना है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पे। देखिए परसेंटेज नहीं निकालना था हमें, तो पूछा गया है डायरेक्ट, यहाँ पे रुपया में लिखा गया है, तो 10% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है भाई साहब। 10% का हानि, 10 रुपये का हानि परसेंटेज कह रहे हैं। परसेंटेज तो निकालना ही नहीं है, आपको सीधा 10 रुपया हानि लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए कि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं, और 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या लगता है आपको? देखिए सिंपल इसका तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है T1 बटा T2 बराबर बराबर होता है गुना बटा गुनी, गुना बटा गुनी। कितना गुना है? तो पहले 5 गुना, 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना है, तो गुना हो रहा है, अर्थात अगर 3 गुना हो रहा है तो देखिए पहले तो आपने 1 रुपया दिया होगा तभी तो जाके 3 रुपया हुआ होगा, तो आपने उसमें ब्याज कितना आपको मिला? 1 रुपया आप किसी को दोगे और वो 3 रुपया लिया के आपको देगा, मतलब 1 रुपया तो आपका ही था और 2 रुपया आपको ब्याज मिला है, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है कि बताइए कि कितने वर्षों में वह 5 गुना होगा, तो 5 गुना करना है, अर्थात 1 रुपया आपका था 5 हो जाएगा, तो आपको वो कितना फायदा देगा? 4। तो अब इसी को निकाल लो, आपको यहाँ पे समय दिया गया, पहला समय दिया गया था 5 वर्ष, यहाँ पे T1 का वैल्यू पता है 5 वर्ष, तो T2 का वैल्यू निकालना है, तो ये तो काट दो, 2 के पहाड़े में 4, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, 5 दूना का 10, T2 बराबर हो जाएगा, अर्थात दूसरा समय जो हो जाएगा आपका समय जो है 10 वर्षों में वह 5 गुना होने वाला है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है समय, चाल और दूरी से रिलेटेड। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए अपने स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर की चाल से चले तो वह जो है समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी हमें बताना है। स्कूल से उसके घर के बीच की दूरी हमें बताना है, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताइएगा। देखिए 4 किलोमीटर की चाल से अगर चलता है तो कोई व्यक्ति 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, और वही स्पीड बढ़ा देता है, 5 की स्पीड कर देता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए जब भी इस तरीके का कंडीशन बने, पहले बाद 5 मिनट पहले, 10 मिनट बाद, इस तरीके का कंडीशन बनता है तो आपको इन दोनों में हमेशा ही जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 15 मिनट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट का अगर घंटा में हम चेंज करेंगे, समय कितना हो जाएगा? 15 मिनट, इसको घंटा में चेंज करेंगे, यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/15 × 4 = 60, 1/4 घंटा इसके बीच का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला चाल कितना है? 4 के, और दूसरा चाल कितना है? 5 के स्पीड, तो 5 × 4 बट्टा बट्टा में क्या हो जाएगा? 5 - 4, इनके बीच के अंतर हो जाएगा, और गुणे समय कितना है इनके दोनों के बीच का अंतर? 1/4 घंटा। अब यहाँ से देख लो 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे घट के 1 हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर कितना? 5 किलोमीटर। जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? ये हम लोगों से पूछा गया है।
फिर से आपको हम याद दिला दें, जो भी मेरे दोस्त जिनको भी पता नहीं है, भाई साहब आप क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल जिनका भी एग्ज़ाम है 10 जून को, तो सुबह के 4 एएम पे आपके लिए स्पेशल रामबाण क्लास आएगा इसी चैनल पे। तो आप उस क्लास को करके ही जाना एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। इसने कहा है, देखिएगा प्रश्न में, कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि ए जो है अकेले उस काम को 30 दिनों में करता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है? 10 के पहाड़े में 10 तियाँ 30, 30 के पहाड़े में 30 एकम में 30। हम यहाँ पे देखेंगे ए एक दिन में कितना काम करता है? एक। ए और बी मिलके कितना काम करते हैं? 3। अर्थात बी का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 जो है हमारा यहाँ पे बन जाएगा बी का वैल्यू। हमें टोटल काम कितना कराना है? 30, तो 30 में 2 से भाग देंगे, 15 दिन जो है लगेंगे आपको यहाँ पे बी को कार्य करने में, अगर आपने ऑप्शन नंबर जो है ए को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे औसत से रिलेटेड प्रश्न है। इसने कहा है कि जो है 7 लगातार आने वाली सम संख्याओं का जो है औसत 24 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप इजीली कर सकते हो अगर आप इस क्लास को देख रहे हो। और इसके बाद कभी भी ये प्रश्न आएंगे तो आपको कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मन में ही इन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए औसत क्या होता है। जैसे अगर कोई पूछ दे कि 1, 2 और 3 का औसत निकालो, तो औसत का मतलब होता है बीच वाला हिस्सा। अगर आप तीनों को जोड़ोगे और बटे 3 करोगे तो औसत आ जाएगा 2। तो औसत से पहले 1, औसत के बाद 2, अर्थात बीच वाला संख्या औसत होता है। तो हम भी वही करेंगे। औसत कितना हमारे पास संख्या का औसत दिया है? 24, अर्थात 24 तो बीच में आएगा, ठीक है? 24 बीच में आएगा। 7 लगातार सम संख्या हमें लिखना है, तो 3 ठो इधर सम संख्या होंगे और 3 ठो इधर होंगे। इसने कहा है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी किधर आएगी? इधर आएगी। 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद से 30, अर्थात 30 जो है सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी इसका, ठीक है? अगर आपने इस प्रश्न को समझ रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर। अगर छोटी पूछता तो आप इधर लिखते 22, इससे पहले सम संख्या 22 होता है, 22 से पहले 20 होता है, 20 से पहले 18 होता है। तो ये देख लो, सातों ये संख्या मिल गए, और इसका अगर आप योग करके बटा 7 करोगे तो इसका औसत 24 ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि जो है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि मैदान का परिमाप 48 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले इसने कहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई को हमने मान लिया x, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 4 मीटर अधिक, अर्थात x प्लस 4। अब देखिएगा, इसका परिमाप दिया है, परिमाप होता है 2 इंटू एल। एल का वैल्यू कितना दिया है? x प्लस 4, 2 इंटू एल प्लस बी। बी का वैल्यू कितना दिया है? x, बराबर हो जाएगा 48। यहाँ से काट दो 2 के पहाड़े में 24 मर्द में हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ लो x और x, कितने जोड़ोगे तो x हो जाएगा 2, बराबर 24, और ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, अर्थात 2x बराबर हो जाएगा 20। यहाँ से 2 से काटोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल, अर्थात यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 सॉरी 10 हो रहा है x का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? चौड़ाई लंबाई 10 और 4 14। हमें पता चल गया लंबाई और चौड़ाई, तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे चौड़ाई। यही तो फार्मूला होता है। लंबाई आया है 14 और चौड़ाई आया है 10, तो 10 में 14 से गुणा करेंगे 140 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या बताना है। हम देख रहे हैं कि श्रृंखला बढ़ रहा है, 2 से 6 हुआ अर्थात 4 जोड़ दिया, 6 से 12 हुआ अर्थात 6 जोड़ दिया, 12 से 20 हुआ अर्थात 8 जोड़ दिया, 20 से 30 हुआ अर्थात 10 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे? 4, 6, 8, 10, 10 के बाद यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा? 12। तो 30 में 12 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 42। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को कह रहे हैं, सी को चुना है, 42 देख लो, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्णमाला कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है कि यदि किसी कोड भाषा में माइंड को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डायग्राम को जो है क्या लिखा जाएगा। उसी भाषा में हमें डायग्राम का जो है वैल्यू बताना है। बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले हम पता करेंगे कि माइंड को जो है कैसे लिखा है। एम के बाद लिखा है के। एम होता है 13 पे, के होता है 11 पे, मतलब माइनस का 2 किया गया। आई होता है 9 पे, जी होता है 7 पे, यहाँ पे भी -2। एन होता है 14, एल होता है 12, यहाँ पे भी -2। डी होता है 4, बी होता है 2 पे, तो -2 यहाँ पे भी किया गया, मतलब सब में -2 किया गया। आप भी यहाँ पे -2 कर लो। डी होता है 4, 4 में से 2 घटाओगे 2 हो जाएगा। आई होता है 9, 9 में से 2 घटाओगे 7 पे, जी हो जाएगा। ए होता है 1 पे, 2 घटाओगे तो वाई हो जाएगा। ए 1 पे भी होता है, 27 पे भी होता है। जी होता है 7, 7 में से 2 घटाओगे ई हो जाएगा। ठीक है, ये तो गलत है। आर होता है 18 पे, घटाओगे पी हो जाएगा, ये भी गलत। ये होता है 1 पे, 2 घटाओगे वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल राइट उत्तर है, बाकी के तीनों बिल्कुल गलत हैं। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सुबह में हम मिलेंगे 4 AM पे, जिनका भी कल एग्ज़ाम है। वो 4 AM वाली क्लास किसी भी हालत में एक बार ज़रूर देख के ही जाना एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, मिलते हैं सुबह की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।